ठीक है, तो क्या सिस्टम है हमारा, हम लोगों ने जो है ना अब से अपना हमारी जावास्क्रिप्ट काफ़ी हद तक हो चुकी है और हमारा जो है ना बेसिक्स की बात हो रही है अभी, और हमने एचटीएमएल सीएसएस तो काफ़ी हद तक किया भी है, ठीक है। अब सीन कुछ ये है, हम लोगों ने क्या काम करना है, एक अपने फ्रेमवर्क का यूज़ करना है रिएक्ट जेएस के साथ। रिएक्ट जेएस एक बेसिकली लाइब्रेरी थी हमारे पास, और हम लोगों ने अब उसका जो है ना अपग्रेडेड एक फ्रेमवर्क को यूज़ करना है। बोले नेक्स्ट जो आपकी रिएक्ट जेएस है वो क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है, मतलब कि वो आपका पूरा का पूरा फ्रंट एंड बना रही होती है। फ्रंट एंड मतलब आपके सामने जो भी चीज़ आ रही होती है वो आपका फ्रंट एंड है पूरा का पूरा। बट रिएक्ट ये आप चीज याद रखो कि जो भी चीज आपकी लाइब्रेरी होती है ना, हमेशा उसके पास फीचर्स की फंक्शनैलिटीज की कुछ कमी होती है। वो भी क्या काम करती है, अपने उन फीचर्स और फंक्शनैलिटीज को पूरा करने के लिए जो है एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क को यूज करती है, ठीक है। अब हुआ कुछ ये कि उनको जब पता लगा कि यार नहीं यार, इसमें जो है ना हमें काफी ज्यादा थर्ड पार्टी चीजों को यूज करना पड़ रहा है, हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग इसी को एक फ्रेमवर्क में लेकर आते हैं। एक हम लोग ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसमें जो है ना आपको एक कोई थर्ड पार्टी चीज को यूज करने की जरूरत ना पड़े, आप उसी में रहकर अपना सारा काम कर सको। तो उसके बाद उन्होंने निकाला अपना नेक्स्ट जेएस। वैसे तो ये काफी पुराना है, बट अब जो है ना 2-3 मंथ से काफी ज्यादा फेमस हो गया है। उसकी वजह ये है कि CRA जो क्रिएट रिएक्ट ऐप आपका एक फंक्शन था ना, वो खत्म हो गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार अब आप जो है ना रिएक्ट की ऐप कोई भी क्रिएट ही नहीं कर सकते हो, अगर आप करते हो तो अब वो जो है ना काफी आपको इश्यूज देगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब आप लोग जो है अपना नेक्स्ट जेएस को यूज करो। ये भी आपकी जो है ना पूरे जो भी आपके लाइक लॉजिक से आपके रिएक्ट जेएस के वो सारे आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने नेक्स्ट जेएस के ऊपर भी। डन हो गया। सो मैं अब आकर यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आकर जो है अपना गूगल के ऊपर आ रहा हूँ, और यहाँ पे आके आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर नेक्स्ट जेएस की। nextjs.org इसकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हम लोग इसके ऊपर आ रहे हैं, और यहाँ से हम लोग क्या काम करने वाले हैं, अपनी नेक्स्ट की एक ऐप क्रिएट करने वाले हैं, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट की ऐप क्रिएट करने से पहले हमारे पास जो है ना एक सर्वर जैसी कोई चीज होनी चाहिए, बिकॉज ये अब हमारा जो सर्वर होगा ना वो अभी करंटली फ्रंट एंड का सर्वर होगा। हमारे पास दो तरह के सर्वर होते हैं, एक फ्रंट एंड का और एक बैक एंड का। अभी करंटली हम लोग वर्किंग करने वाले फ्रंट एंड के सर्वर के ऊपर। तो अगर हमें किसी भी तरह का कोई भी सर्वर बनाना हो ना, तो उस चीज के लिए जो है ना हमें एक रन टाइम की जरूरत पड़ती है। रन टाइम मतलब जिससे हमारा सर्वर प्रॉपर चल सकता है। तो हमारे लिए वो रन टाइम होने वाला है Node.js। नोड जिसमें आगे जाके मेनली हम लोग अपने बैकएंड का काम कर रहे होंगे, बट अभी उस पर हम लोग काम नहीं करेंगे, बट उसको इंस्टॉल जरूर करेंगे, क्योंकि उसके बगैर हमारा फ्रंट एंड का भी सर्वर नहीं चलने वाला। तो बस उसको इंस्टॉल करना है Node.js को, बट उस पर जो मेनली वर्किंग होगी वो आगे जाके हमारे बैकएंड में होगी, बट अभी बस उसको इंस्टॉल कर लो। क्या है, आप लोग आओ यहाँ पर node.js.org की जो ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोग वहां पर आ जाओगे, और यहाँ पे आपका ये ऑप्शन आ रहा है 18.6.0 LTS एक होता है, और एक आपका होता है करंट वाला। ये क्या है, करंट में आपके क्या है लेटेस्ट फीचर्स है। लेटेस्ट फीचर्स का मतलब ये क्या है, Node.js जो अपडेट्स की आती जा रही है ना, वो सारी भी इसके अंदर मौजूद होंगी आपकी। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप लोग ये करंट वाला करो, क्योंकि अगर आपने ये कर दिया तो आपकी जो पिछले वर्जन है ना उसका कोड आपको सच नहीं मिलेगा, उनका कोड आपका चलेगा नहीं। तो आप लोग ये यूज करो LTS वालों के। LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है आपका ये। इससे होता है कि यार आपके पिछले कुछ जो वेरिएंट्स थी ना उनके फीचर्स इसमें आप यूज कर सकते हो। तो सिंपल क्या सिस्टम है, आप लोग इसके ऊपर आकर बस क्लिक कर दो, आपका पूरा नोट जिसकी ये वर्जन इंस्टॉल हो जाएगी। LTS वाला आपने करना है यहाँ पर, ठीक है। जब आप ये काम कर देते हो उसके बाद आकर जो है ना आप लोग यहाँ पर आ जाओगे, दिस पीसी के ऊपर आ जाओगे, और दिस पीसी के ऊपर आप लोग मतलब जहाँ पे आपने अपना आपका नोटजेस जहाँ पर भी इंस्टॉल होगा। मेरा बेसिकली सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ऊपर आऊंगा मैं, तो यहाँ पे मेरा एक नोटजेस पड़ा होगा, ये देख लो। मेरे पास नोटजेस की दो वेरिएंट्स पड़ी हुई है, एक है 14.19 और एक है 18.14। तो मैं 18.14 वाले को यूज करूंगा। अगर आप लोगों का ये सारा काम हो चुका है और इंस्टॉल दोबारा से हो चुका है आप लोगों का, फिर हम लोग क्या काम करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। बट नोटजेस मैंने आपको बताया क्या चीज है, एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है, ठीक है। अब आ जाओ जरा वापस आप लोग। मैं आकर अब क्या काम करूंगा, मैं आकर लेकर जाऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट.js की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। वो हम लोग यहाँ पे आ ही चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोग आकर नीचे लिखो गेट स्टार्टेड, ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दो आकर। अब यहाँ पर आप अगर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली एक कमांड मिलने वाली है। उस कमांड की ही बेसिस पर आप लोग जो है ना अपनी पूरी एक ऐप क्रिएट करते हो नेक्स्ट.js की। जैसे कि अगर मैं इंस्टॉलेशन को बताता हूँ, इंस्टॉलेशन इस पर क्लिक कर दिया आकर मैंने, इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये लो, ये है हमारी मेनली वो कमांड जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू हमारी वो एक नेक्स्ट ऐप क्रिएट होती है नेक्स्ट.js की, ठीक है। अब सीन कुछ इस कमांड को पहले जरा गौर से समझ लो, और इसको समझने में हम लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं इसको साथ साथ इंस्टॉल करूँ और साथ साथ आपको समझाऊंगा, क्योंकि इंस्टॉल होने में भी 2-3 मिनट ले जाती है आपकी। तो इसको Ctrl+C करो अपनी इस कमांड को आकर, और इसको आकर मैं पेस्ट करूंगा अपने जो मेरा बैच है A30। यहाँ पर आकर हम लोग क्या काम करते हैं, अपना एक नया फोल्डर में बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा Next.js, ठीक है।
और उसमें आकर जो है ना हम लोग क्या काम करेंगे, CMD अपना ऑपरेशन इस बार आकर मैं कर रहा हूँ। CMD का मतलब क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट आप लोगों का, ठीक है, जिसमें लाकर कह लो कि आप लोग अपनी कमांड्स को ऐड कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे आके कुछ वो चीज ओपन कर रहे हैं, तो या तो आप लोग राइट क्लिक करके इस फोल्डर को अपने VS कोड में ओपन कर लो और VS कोड का खुद का इंटीग्रेटेड टर्मिनल यूज कर लो आप लोग, या फिर ये किसका तरीका ये है कि आप लोग राइट शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करो, शिफ्ट राइट, फिर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा पावरशेल विंडो हेयर का, ठीक है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो, आपके पास एक टर्मिनल आ जाएगा, वहां पर ये चेक कर लें, एक टर्मिनल खुल के आ गया आप लोगों के सामने, ये यूज कर लो। या फिर ऊपर आकर आप अपना जो भी आपका फोल्डर होगा वहां पर आओ और ऊपर अपने पाथ में क्लिक करो, पूरा पाथ सिलेक्ट हो गया आप लोगों का, इस पर लिखो CMD, एंटर करो, तो ये भी आपका एक तरह का टर्मिनल खुल कर आ जाएगा। सो ये सारे एक तरह के टर्मिनल है, VS कोड का खुद का इंटीग्रेटेड टर्मिनल, पावरशेल और ये खुद CMD, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। डन हो गया। सो अब आप लोग आकर क्या काम करो, मैं CMD को यूज कर रहा हूँ, CLS करो, यहाँ पर आकर मैं क्या CLS की कमांड हमारे पास है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, यहाँ पर आकर मैं क्या काम करूंगा, वो जो मैंने वहां से आके कमांड अपनी कॉपी की थी ना npix create next step वाली, मैं यहाँ पे आके कंट्रोल V करके वो कमांड पेस्ट कर रहा हूँ। डन हो गया, एंटर किया हमने इस चीज को आकर, और अब जो है ना जरा इस npx के बारे में बात कर लेते हैं कि npx क्या चीज है। देखो क्रिएट नेक्स्ट ऐप जो है ना, क्रिएट नेक्स्ट ऐप, ये तो हमारा एक तरह का फंक्शन है, क्रिएट नेक्स्ट ऐप, जो क्या काम कर रहा होता है, हमारी एक नेक्स्ट जेस की ऐप क्रिएट कर रहा होता है, और @लेटेस्ट आगे उसने लिखा है यार लेटेस्ट ऐप को क्रिएट करके देगा हमें। अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, वो कह रहा है कि आपको कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्रिएट नेक्स्ट ऐप 13.4.4, ये इसकी वर्जन नेक्स्ट जेस की चल रही है। ओके टू प्रोसीड, वो कह रहा है कि आप ओके कर दो अगर आप प्रोसीड करना चाह रहे हो, मैं करना चाह रहा हूं तो मैं करूंगा वाई मतलब यस और एंटर, कुछ ये हो गया। वैसे अभी मेरे से कुछ क्वेश्चंस के आंसर मांगेगा कि यार आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा जो आप इसमें रहकर यूज करोगे, मैं उसको बोलूंगा कि यार आप डॉट स्लैश कर दो, उससे देखो बैकग्राउंड में लिखा है माई ऐप, माई ऐप जब इसका नाम रख लो, बट मैं इसको करूंगा डॉट स्लैश। डॉट स्लैश का ये मतलब है कि यार इस फोल्डर में करंटली मैं बना रहा हूँ ना, वही उसका नाम है, बस कोई नया उसके अंदर फोल्डर ना बनाओ, बस उसी के अंदर रहकर वो काम कर लेगा। तो डॉट स्लैश कर दिए, एंटर। फिर वो मुझसे क्वेश्चन करे कि यार क्या आप इसमें रहकर अपनी टाइप स्क्रिप्ट को यूज करना चाह रहे हो। एक आप लोगों की लैंग्वेज होती है, आपकी टाइप स्क्रिप्ट क्या है, आपका सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, तो आप लोग आपसे ये चीज पूछ रहा है कि यार क्या आप लोग अपनी टाइप स्क्रिप्ट को इसमें यूज करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाह रहा, नो। फिर वो कह रहा है कि आप लोग क्या इसमें इसलिंट को यूज करना चाह रहे हो, इसलिंट भी एक पैकेज है जो कि ऑटोमेटिक आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा होता है, मैं इसको भी यूज नहीं करूंगा। हम लोग बिल्कुल सबने आप में सबने जो है सब में नो करते रहना है। तो टेलविन CSS अगर आप इसमें यूज करना चाह रहे हो, मैं बोलूंगा नहीं, अभी मैं वो भी नहीं करना चाह रहा। वो कह रहा है कि आप क्या SSH की एक डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हो, सोर्स की नहीं बनाना चाह रहा। क्या आप ऐप राउटर को यूज करना चाह रहे हो, वो कह रहा है रिकमेंडेड, बट मुझे ये भी नहीं चाहिए। वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफॉल्ट इंपोर्ट एलियास, भाई साहब कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने सब में देख लो नो किया है इस टाइम पे आके। अब पहले तो आकर जो है मैं आपको थोड़ा सा टाइपस्क्रिप्ट का आइडिया दे दूं कि ये है क्या चीज। देखो टाइपस्क्रिप्ट क्या है, हमारे पास एक तरह का सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का। अब इसमें ये हम लोग यूज क्यों करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट हम लोग यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी एरर हैंडलिंग के लिए, ताकि हमारी एरर हैंडलिंग पॉसिबल हो सके। लेकिन ये बात याद रखो कि अकेली टाइपस्क्रिप्ट जो है ना वो कंपाइल नहीं हो सकती है, वो आपके सर्वर के ऊपर जाकर। टाइपस्क्रिप्ट आपकी सिर्फ और सिर्फ यूज होती है सिर्फ डेवलपमेंट टाइम पर, मतलब जब मैं कोड कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी टाइपस्क्रिप्ट उस टाइम पे यूज होगी। जब आप उसको लेकर चलते हो अपने प्रोडक्शन टाइम पर, वहां पर आपकी टाइपस्क्रिप्ट यूज नहीं होती है, वो कंपाइल हो जाती है आपकी वापस जावास्क्रिप्ट के अंदर ही रहकर, क्योंकि ये आपके जावास्क्रिप्ट का ही एक सुपर सेट होता है, खुद ये एक सेपरेट कोई लैंग्वेज नहीं, उसी का सुपर सेट है, ठीक है। और इसमें सारे आपके लॉजिक वही जेएस का यूज होते हैं। मैंने खैर से उसको नो किया कि हम लोग इसको भी यूज नहीं करेंगे। बहरहाल ये क्या सिस्टम है, इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं कि इसमें क्या होगा। आप लोग देखते हो कि जब हम वैर करते थे, वैर नेम इज इक्वल टू, जब मैं हारिस करता था, प्योर जेएस की बात हो रही है अभी जावास्क्रिप्ट की, वैर नेम इज इक्वल टू जब मैं हारिस करता था और दोबारा वैर नेम इज इक्वल टू मैं अली करता था, तो सेम वेरिएबल्स में अपनी सेम वेरिएबल बना रहा हूं दोबारा से, बट मुझे कोई एरर नहीं देता था। अगर आपको याद है ये चीज, तो वैर के थ्रू वो मुझे कोई एरर नहीं देता था। अब यहाँ पर आकर क्या सिस्टम है, टाइपस्क्रिप्ट में आपको वो एरर मिलता है कि नहीं भाई साहब आपने अपना ये जो पहले वेरिएबल है ना, ये आपने पहले बनाया हुआ है, तो आप जो है ना अब इसको दोबारा नहीं बना सकते हो। तो इस तरह की एरर हैंडलिंग पॉसिबल बन जाती है आपकी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर रहकर, वरना आप लोग प्योर.js को यूज कर लो। लेकिन ये रिकमेंडेड भी होता है कि आप इसको यूज करो कंपनीज में जाकर। आपकी कंपनीज अब कहते हैं कि आप जो है ना इसमें आकर काम करो हमारे पास, लेकिन अगर आपको प्योर.js भी आते हैं ना, फिर आपके लिए इतनी मुश्किल चीज नहीं होगी। सो बहरहाल ये हमारा काम बन गया, हमारी देखो एक पूरी ऐप क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर रहकर, हमारी एक पूरी ऐप क्रिएट हो गई है। अब इसको मैं बंद करूं तो आप लोग देखोगे ये पूरा हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर बन के आ चुका है, जो मैंने नहीं बनाया है, सिर्फ मैंने अपनी वो एक ऐप क्रिएट की है, npx create next app, मैंने वो कमांड ऐड किया और ये मेरे पास एक पूरा स्ट्रक्चर बन के आ चुका है। हम लोग आज सिर्फ इतना हमारा काम है, इस कोड को समझना है हम लोगों ने, हमें ये कोड पूरा समझ आ जाता है ना, आगे हमारा काम डालना है सारा का सारा। कुछ इनके अंदर कोड हुआ पड़ा है, मैं आगे जाके इस ऑफिस से इस कोड को खत्म करूंगा, अपना कोड मैं लिखूंगा, बट इनिशियल कोड हमारा कुछ ये होने वाला है, हम लोग इसको देखेंगे। अब उससे पहले ये क्या चीज है, मैं इसको आके जरा ओपन विद कोड कर रहा हूँ राइट क्लिक करके,
ओपन विद कोड, इस पूरे स्ट्रक्चर को अपने, मतलब जहां पे मेरा ये पूरा कोड पड़ा है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, क्लिक किया ओपन विद कोड पर, और अब आप लोग आओ जरा अपने कोड में। अब सिस्टम कुछ है, ये चेक कर लो, हमारे पास वो सारा का सारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ आ रहा है। और अब मैं पहले आप लोगों को जो है ना npx का कुछ बताना चाह रहा हूँ। npx क्या चीज होती है? npx अगर आपको याद हो तो मैंने अभी एक कमांड ऐड की है npx create next step की, ऐसी है npx create next step। npx का मतलब क्या होता है? npx मतलब है नोड पैकेज एक्सटेंसिबल, नोड पैकेज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसका ये मतलब होता है। अब इसका मतलब ये है कि यार जब आप लोग इसके थ्रू अपनी ऐप को क्रिएट करते हो ना, आपके पास देखो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप npm को यूज कर लो, npm क्रिएट नेक्स्ट ऐप, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन हम लोग वो यूज क्यों नहीं करते हैं? वो हम लोग यूज इसलिए नहीं करते हैं, उससे हमारी ऐप ग्लोबली इंस्टॉल हो जाती है, वो हमारे पीसी में जा रहकर स्पेस अपना कवर कर लेती है। तो हम लोग ये वो नहीं चाहते कि यार वो बाय डिफॉल्ट हमारा पीसी में स्पेस कवर करे, तो हम लोग फिर क्या काम करते हैं? npx करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि यार सिर्फ तो सिर्फ ये आपकी डेवलपमेंट टाइम पर यूज होगी, उसके बाद आगे यूज नहीं होगी, मतलब आपका पूरा ही स्पेस कवर नहीं कर रही है आपके यहाँ पर, इसलिए हम लोग npx को यूज करते हैं। डन हो गया। आगे मैंने आपको एक चीज बताई, क्रिएट नेक्स्ट ऐप, वो वही आपसे नेक्स्ट की ऐप का बता रहा है कि यार ये एक फंक्शन जो आपकी नेक्स्ट की ऐप को क्रिएट कर रहा होता है। डन हो गया। जब हमारी वो पूरी की पूरी एक तरह की ऐप बन चुकी है, अब आ जाओ जरा इधर आप लोग, और अब आप लोग एक एक करके सारे सारे फोल्डर्स को देखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रहा है, हमारे पास एक फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स का। तो अगर आप लोग अब इस फोल्डर को अपने देखते हो तो इसमें कुछ और फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। और अगर आप उनको देखोगे तो उसमें भी और कुछ फोल्डर होंगे, और उसमें और भी फोल्डर होंगे, मल्टीपल फोल्डर्स। लेकिन आपको सबको समझने की जरूरत नहीं है कि फोल्डर क्या क्या है, ये समझने की जरूरत नहीं है। आप लोग जब अपनी रेक्ट को यूज करते थे ना, तो आप लोग के पास तकरीबन 832 फोल्डर्स बनते थे स्टार्टिंग में। सबसे पहले आना चाहूंगा मैं जो है ना, मैं अपनी एक पैकेज.json की फाइल के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेज.json की फाइल, कह रहा हूं कि ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होने वाली है, पैकेज.json की फाइल। अगर आप इसके ऊपर आ जाओगे ना, तो इसके ऊपर आप लोग आकर एक चीज देखोगे कि एक तरह का ये जेसन फॉर्मेट है, और जेसन फॉर्मेट को भूल जाओ, ये हमारे पास एक तरह का ऑब्जेक्ट आपको लग रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब ये की नेम है, हमारी की है, और ये नेक्स्ट जिसका है वो उसकी वैल्यू है। हमारे पास ये एक तरह का ऑब्जेक्ट तो बन ही रहा ना यहाँ पर आकर। अब सीन कुछ ये होता है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है आपका जेसन फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है हमारा एक तरह का ऑब्जेक्ट, बट थोड़ा सा ना स्पेशल तरह का ऑब्जेक्ट होता है ये। अब इसमें जो है ना, हमारी पूरी ऐप में जितनी भी हम लोग चीजों को इंस्टॉल करने वाले, जितनी भी चीजों को यूज करने वाले ना, जैसे हम लोग उनको इंस्टॉल करेंगे वो सारी यहाँ पे आके ऐड होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं आके क्या काम करता हूँ, अपना टर्मिनल खोलो, VS कोड का खुद इंटीग्रेटेड टर्मिनल, यहाँ पर और आप लोग करो यहाँ पर आकर npm इंस्टॉल। npm क्या है? एक कमांड है हमारे पास किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। तो npm इंस्टॉल लिखोगे और उसके बाद आप आगे जाके अपना कोई पैकेज इंस्टॉल कर लो। बूटस्ट्रैप फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। मैं करूंगा BOTSTRAP बूटस्ट्रैप, ठीक है। एंटर किया हमने इस चीज को आकर, तो आप लोग देखो कि यहाँ पर हमारे पास एक बूटस्ट्रैप जैसी चीज ऐड हो जाएगी। बूटस्ट्रैप ऐड हुई हमारे पास यहाँ पर, आगे बूटस्ट्रैप आ गया हमारे पास यहाँ पर आकर। अब ये चीज याद रखो, यहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज इंस्टॉल करनी है ना, आप लोगों को वो क्लिक करके नहीं करना पड़ेगा। आप लोग, मैं अभी आपको वो बताता हूँ, एक मिनट रुके, ठीक है। आप लोगों को कमांड्स लिखनी होती है, और कमांड्स की बेसिस पर आप लोग क्या काम करते हो, अपनी चीजों को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आके मैंने बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किया, मेरा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया। अगर मैं यहाँ पे आके npm अनइंस्टॉल करूं मेरे उसी बूटस्ट्रैप को, तो वापस मेरा वो बूटस्ट्रैप अनइंस्टॉल होगा। अब यहाँ से आके हट जाएगा, हट गया। अब सीन कुछ है, मैं वापस आकर जो है ना वही अपना बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर रहा हूँ, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, मैं बूटस्ट्रैप मेरी यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी, ये मेरी बूटस्ट्रैप ऐड होगी। अब देखो इस कोड को जरा समझ लो आप लोग, या इसको नहीं समझना तो इस कोड, ये सारी वर्जन होती हैं इसकी। बूटस्ट्रैप की वर्जन कौन सी है? 5.2.3 पूरी वर्जन। और नेक्स्ट की वर्जन कौन सी है? 13.4.4। और रेक्ट की वर्जन कौन सी है? ये देखो रेक्ट इसमें भी आ रहा है, मतलब नेक्स्ट से कोई सेपरेट चीज नहीं है, रेक्ट का ही एक फ्रेमवर्क है। रेक्ट इसकी रेक्ट कौन सी वर्जन चल रही है? 18.2.0। अब देखो ये डॉट 3 जो यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, 18 फिर 2 फिर 0, इसका मतलब क्या होता है? ये हमारे पास इसकी वर्जन का ही बता रहा होता है। देखो आप इन तीनों में आपने डिफरेंस याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो, ये जीरो किस चीज के लिए होता है? जीरो मतलब ये होता है अगर ये जीरो वन हुआ है ना, जीरो से आगे जाके वन हो चुका है, हो सकता है आज से कोई एक दो मंथ बाद जीरो से वन हो जाए, मतलब कोई बड़ी अपडेट नहीं आई है। इसका सिर्फ मतलब ये होता है कि यार उनको कुछ एरर आ रहे थे, वो उन्होंने रिजॉल्व किए हैं, बग्स को उन्होंने फिक्स किया है यहाँ पर आकर। अगर आपका ये जीरो से वन हो गया तो बस उसका मतलब ये है, डन हो गया। आपका अगर ये टू अपडेट होकर 3 या 4 या 5 कुछ ऐसा का हो जाता है, उसका ये मतलब है कि उन्होंने क्या काम किया है, कुछ न्यू चीजों को ऐड भी कर दिया इसमें रहकर, कुछ चीजों को उन्होंने, कुछ फीचर्स को उसने आकर ऐड कर दिया रिएक्ट के नहीं। लेकिन अगर आपका ये 18 अपडेट हो जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका 18 अपडेट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें पहले ब्रेक थी
कुछ चीजें पहले तो खराब थी, उनको उन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया और उसकी जगह न्यू चीजों को उन्होंने ऐड कर दिया होगा कुछ ये। ठीक है, तो ये इन तीनों वर्ड्स का मतलब, तीनों जो आपके नंबर्स हैं इसका मतलब कुछ ये होता है। आपकी हर एक वर्जन में ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पहले 2 में कुछ एरर बग्स आए थे, उसको उन्होंने रिजॉल्व किया। यहाँ पे अगर 2 की जगह पहले 1 था यहाँ पे आके, तो उसका मतलब ये था कि कुछ उन्होंने चीजों को ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे आके जो 5 है, इसका अगर ये 6 हो जाता है, या पहले 4 था अब ये 5 हो चुका है, उसका मतलब ये है कि आपकी जो बूटस्ट्रैप थी ना, उसमें उन्होंने काफी चेंजिंग करके अब न्यू चीज उसमें ऐड कर दी है। हम लोग इस टाइम पे बूटस्ट्रैप की कौन सी वर्जन यूज कर रहे हैं? 5.2.3। हम लोग ऑब्वियस अभी नहीं करेंगे, बट मैं ये आपको बस समझाने के लिए किया था। अपनी जो भी चीज आपने यूज करनी है, लाइक फॉन्ट ऑसम, गिटहब के आइकन्स वगैरह, इसे की जितनी जितनी भी चीजें आपको वो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी यहाँ पर रहकर। आप जो भी न्यू चीजें इंस्टॉल करोगे वो क्या होगा, वो जहाँ पे एज एन डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि यार उसके ऊपर आपकी ऐप डिपेंड कर रही है, सिंपल ये होता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, आपकी ऐप डिपेंड कर रही है। अब साथ में आपकी एक और फाइल होती है पैकेज माइनस लॉक डॉट जेसन की फाइल। अब वो क्या होती है, पैकेज माइनस लॉक डॉट जेसन की फाइल ऐसी फाइल है आप लोगों की जिस पर आपकी ये जो डिपेंडेंसी जो आपने अभी इंस्टॉल की थी, बूटस्ट्रैप वगैरह और रिएक्ट आइकन्स वगैरह, उनके इनर पैकेजेस, मतलब वो आगे किन किन पैकेजेस को यूज करिए ना, उनका डेटा आपका इस फाइल में आ रहा होता है। चेक कर लो, पैकेज आपके ये भी कुछ वैसे शो करवा रहा है आप लोगों को, लेकिन ये कह लो कि उसके चाइल्ड पैकेजेस जो भी हैं वो उनको यहाँ पे रख रहा होता है। ये आप लोग ये देख सकते हो, और इसको मैं बात करूं, इसकी ऐसा जितनी जरूरत नहीं है हमें। उसके बाद एक नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग डॉट जेस की फाइल होती है। इसमें ये होता है कि यार आप अपनी नेक्स्ट जेस को जो है ना कन्फिगर कर रहे होते हो, यार आपने नेक्स्ट जेस स्टार्ट कर दी हुई है। वापस से ये फाइल्स बस हम लोग आज पहली और आखिरी बार देख रहे हैं, इनकी हमें जरूरत नहीं है। हमारा मेन काम जो है ना वो इस पेजेस वाले फोल्डर में ही है। बस पेजेस और साइज वाला हमारा जो मेन फोल्डर है, हमारा काम उसमें है, बट हमें पूरे स्ट्रक्चर को समझना तो है ना, बस मैं आपको वो समझा रहा हूँ। इनकी हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है आगे। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको बंद कर रहा हूँ मैं। जैसे js.config.json, ये भी हमारे पाथ फाइंड करने के लिए होती है कि आप इसने किस तरह से अपने पाथ ऐड करने हैं डिफरेंट पेजेस वगैरह के, ये भी उस चीज के लिए है। आपकी डॉट गिट इग्नोर, हाँ ये इंपॉर्टेंट फाइल है थोड़ी सी, गिट इग्नोर निकला कहाँ से? ये हमारा निकला है गिटहब से। गिटहब का नाम सुना सबने? गिटहब सुना है ना? मैंने आपको शायद पहली चीज बताई थी कि उस पर आप अपने कोड्स को स्टोर कर सकते हो। अब देखो, आप ये चीज ध्यान में रखो, अगर मैं मेरे इस नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट डिलीट कर दिया मैंने, डन हो गया। बट मैं इसको वापस लेकर आ सकता हूँ फौरन से। कैसे वापस लेकर आ सकता हूँ? नहीं, npm install की कमांड ऐड करके, npm install, आगे कोई पैकेज का नाम नहीं लिखूंगा, npm install की कमांड ऐड करूंगा। इसका ये मतलब होगा कि जो भी मेरे पैकेज और जेसन के अंदर फाइल्स पड़ी हुई थी ना, जो भी इसके अंदर डिपेंडेंसीज पड़ी थी, वो सारी आप दोबारा इंस्टॉल करके दो मुझे। npm install और एंटर कर दिया, आप देखो कि ऊपर मेरे पास दोबारा नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आएगा। कुछ टाइम लगेगा, ये आपके पास ऊपर वापस आ गया कुछ इस तरह से। अब अगर हम लोग npm install axios खाली करते तो उससे मुझे सिर्फ axios को इंस्टॉल करके देना था। अगर मैं कहता है npm install bootstrap, उसे मुझे सिर्फ bootstrap को इंस्टॉल करके देना था। बट मैंने यहाँ पे लिखा है npm खाली इंस्टॉल। उसका ये मतलब कि पहले पैकेज और जेसन के अंदर जो भी चीजें पड़ी हुई थी ना, वो सारी दोबारा मुझे इंस्टॉल करके दे दो, तो वो उनको मुझे फोल्डर ऊपर जनरेट करके दे देगा, सिंपल। इसमें कुछ नहीं होता है। तो आपका नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर ऐसा है कि उसको आपको अपने पास सेव रखने की जरूरत नहीं है। आपका नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर डिपेंड कर रहा है आपकी पैकेज और जेसन की फाइल के ऊपर रहकर, क्योंकि आप अपने फोल्डर्स कभी भी वापस लेकर आ सकते हो सिर्फ एक कमांड ऐड करके, npm install की कमांड। ठीक है, क्या है, आप लोग अपने सारे फोल्डर्स वापस लेकर आ सकते हो एक कमांड ऐड करके, npm install की कमांड बस आप लोगों ने ऐड करनी। बट हाँ, इसके लिए इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट होना मस्ट है इस चीज के लिए। ठीक है, तो आप लोग उसको डिलीट ना ही करना। बट अगर आप कर देते हो तो आप उसको वापस लेकर आ सकते हो, npm install की कमांड ऐड करो। बट हाँ, अगर आपने package.json की फाइल डिलीट कर दी, फिर वापस नहीं आती, फिर आपको पूरी ऐप दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी, npx create नेक्स्ट ऐप दोबारा ऐड करना पड़ेगा। तो ये डिलीट ना कर देना, बस नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर सकते हो आप। ठीक है, अब कुछ ये सिस्टम हमारा हो गया यहाँ पर रहकर। अब सीन कुछ है, जो हमारा डॉट गिट इग्नोर है ना, इसमें ये हमारी एक ऐसी फाइल है जिसमें आप अपनी उन फाइल्स या उन फोल्डर्स का नाम लिख देते हो जो आप अपने गिटहब के ऊपर जो है ना इग्नोर करना चाह रहे हो। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि यार नोड मॉड्यूल्स जो है ना वो मैं वापस कभी भी लेकर आ सकता हूँ npm इंस्टॉल के। तो ये मैंने जो चाहूंगा कि यार ये मेरे जाकर आगे गिटहब के ऊपर पुश हो जाए। गिटहब के ऊपर होता क्या है कि यार अगर मैंने कोई कोड किया, आप मेरा कोड ले सकते हो, क्लोन कर सकते हो, आप मेरा कोड ऐसे ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आकर अगर मैं अपने इस नोड मॉड्यूल वाले फोल्डर को भी पर पुश करता हूँ गिटहब के ऊपर, तो खामखा मेरा गिटहब का स्पेस बढ़ जाएगा और खामखा आपको भी वो अपने पास लेकर आना पड़ेगा। उससे बेहतर ये है कि मैं अपनी ऐप को थोड़ा सा फास्ट रखूं और मैं इस नोड मॉड्यूल्स को डिलीट करके जो है ना वहां पर पुश करूं, बाकी पूरी ऐप वहां पर हो जाएगी। और अगर आपको ये नोड मॉड्यूल्स चाहिए होंगे, आप अपने पास पहले मेरा ये कोड पूरा लेकर आओगे और आप एक कमांड ऐड करोगे, npm install, आपके सारे नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर वापस आ जाए।
सो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, उस नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर का नाम हमने लिख रखा हुआ है अपने डॉट गिट इग्नोर वाली फाइल में। इसका ये मतलब है कि जब हम लोग इसको इस पूरे अपने कोड को गिटहब के ऊपर जाकर पुश करेंगे ना, तो कभी भी जो ये हमारा पुश नहीं होगा आगे गिटहब के ऊपर, बस ये ऐसे यहीं पे रह जाएगा। आगे अगर आपने इसका आपको ये कोड चाहिए होगा, आप सिर्फ npm install की कमांड ऐड करोगे, आपको ये कोड मिल जाएगा। डन हो गया, इंटरेट होना मस्ट है ऑफिस से। अच्छा, ये काम हमारा बन चुके हैं। अब स्टाइल्स, ये हमारी एक ऐसा फोल्डर है स्टाइल वाला जिसमें आपकी CSS पड़ी है यासिन, इसमें आप लोगों की CSS पड़ी है। एक ग्लोबल डॉट CSS मतलब जो आपके पूरे वेब पेज पर इंप्लीमेंट होने वाली है, पूरी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट होने वाली है। और एक है हमारे पास होम डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, इसमें आपके ये आपकी वो CSS है जो आपके स्पेसिफिक पेजेस के ऊपर इंप्लीमेंट होने वाली है। तो ये आपकी दो फाइल। उसके बाद आप लोगों के पास एक और फोल्डर है पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर में आप लोगों के पास मेनली कह लो कि वो सारी चीजें होने वाली हैं जिन चीजों के ऊपर कह लो कि जो चीज आपका यूजर आपको देखेगा, जिन चीजों को आपका यूजर देख सकता है। फॉर एग्जांपल आपका फेव आइकन क्या होता है, आपको वो जो टाइटल के साथ आपका आइकन आ रहा होता है, मैं बात कर रहा हूँ इस ये जो पी लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये जो आपका लिखा हुआ है एन, ये वाला, ये जो आपका लिखा है एम मीट, ये वाला, ये आपका फेव आइकन होता है। सो फेव आइकन हमने रखा अपने पब्लिक फोल्डर में ताकि इसको कोई देखे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमारा एक नेक्स्ट का एसवीजी एक लोगो है एक तरह का, और एक हमारा वर्चुअल का एसवीजी ये भी एक लोगो है। तो अगर हमें अपनी कोई किसी भी तरह के लोगोस लगानी हो या इमेजेस लगानी हो, मैं इस पब्लिक फोल्डर में रखा रखूंगा। डन हो गया। बट सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर पेजेस का, पेजेस का हमारा कह लो कि सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर, और ये फोल्डर क्या काम करे, इसमें हमारे कह लो कि पूरी ऐप के पेजेस बनने वाले हैं यहाँ पे, पूरी ऐप के पेजेस। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक और फोल्डर है एपीआई का, एपीआई का हमारे पास इसमें एक और फोल्डर है। अब इस फोल्डर को अगर आप लोग ना ही समझो तो वैसे अच्छा, लेकिन आपको बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप देखते हो हेलो डॉट जेएस, उसमें कुछ कोड लिखा हुआ है हमारे पास पहले से ही। अब ये जो कोड है ना, मेनली ये बैकएंड का कोड है, बैकएंड का। ये चीज याद रखो, आपका जो नेक्स्ट जेएस है ना, वो आपका फ्रंट एंड और आपका बैकएंड दोनों का फ्रेमवर्क है, दोनों का फ्रेम मतलब आप लोग इस यहाँ पर अपने एपीआई वाले फोल्डर में आकर जो है ना, अपना बैकएंड का कोड भी लिख सकते हो। मैं वो बहुत आगे जाके आपको बताऊंगा, अभी उसका टाइम ही नहीं आया, लेकिन आप लोग ये काम कर सकते हो, इसलिए मैंने कहा कि अभी आप इसको छोड़ दो। बट हाँ, आपके बाकी फोल्डर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस, ठीक है, ये आपका पूरा कह लो कि सबसे मेन फोल्डर है पूरी ऐप में, सबसे मेन फोल्डर ऐप ऑब्वियस है पैकेज और जेसन के बाद, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आप लोग का एक, आप पहले अपनी सीएसएस को इंपोर्ट कर रहे हो, आपको जो सीएसएस चाहिए, चेक करो इंपोर्ट कर रहा हूं मैं कहां से, स्टाइल का एक फोल्डर, उसके अंदर कोई फाइल क्या है, ग्लोबल्स डॉट सीएसएस, उसको इंपोर्ट कर दिया हमने यहाँ पर आकर। उसके अलावा हमारा क्या सिस्टम है, हम नीचे अपना एक फंक्शन बनाया हुआ है, एक ऐप का फंक्शन बनाया है। आप लोगों को अब वो फंक्शन का लॉजिक कुछ याद आना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शंस को पढ़े अपनी प्योर जेएस में, देखो ये पूरी पूरी जेएस ही चल रही है हमारे, हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे। अब यहाँ पर आकर क्या सिस्टम है आपका, एक फंक्शन ही बना हुआ है किस नाम से, ऐप नाम से, और उसके दो पैरामीटर्स हैं, हमने पैरामीटर देखे हैं अपने, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स हमने बात की इसके बारे में, ये वही है कंपोनेंट और पेज प्रॉप्स है हमारे पास यहाँ पे। और ये कंपोनेंट एज एन टैग यहाँ पे आके देखो कॉल हो रहा है, एज एन टैग कॉल हो रहा है यहाँ पे आकर, और यहाँ पे आके वो रिटर्न करवा रहे हैं मेरे उस कंपोनेंट को। बस कुछ चीज से समझ में आकर कह लो कि यहाँ ये आपकी पूरी ऐप रेंडर कर रहा होता है यहाँ पर। बट इसको हम लोग एंड करते हैं अभी, इस पर अभी आप लोग ना, इसको हम लोग साथ साथ देखते रहेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट जेएस इसको भी छोड़ दो, क्योंकि ये जो है ना मेनली आपका वो वाला वो फाइल होने वाली है, जैसे आपके ऊपर होते थे ना मेटा टैग्स और टाइटल का टैग और डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये वो वाली फाइल है आप लोगों की। यहाँ पे आप वो चीजें सारी ऐड करो, चेक करो, वही है एचटीएमएल लैंग्वेज इंग्लिश हमारी हेड का टैग, फिर बॉडी का टैग, और ये बॉडी हमारी नेक्स्ट स्क्रिप्ट, वही चीजें हमारी सारी सारी। तो ये भी आप ऐसे बंद कर सकते हो। बट हमारी मेन फाइल है index.js, ये हमारी वो फाइल है भाई साहब जिसमें हम लोग अपना प्रॉपर कोड करेंगे। और वैसे सिर्फ एक फाइल नहीं, हम लोग आगे मल्टीपल फाइल्स अपनी बनाएंगे, बट इस फाइल में हमारा भी एक कोड है। अगर आप लोगों को अब अपनी जो बाय डिफॉल्ट उसने नेक्स्ट जैसे हमने हमें एक ऐप बना कर दी है, अगर आप उसको स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप लोग एक अपनी कमांड ऐड करते हो यहाँ पर आकर। वो कमांड आपकी होती है npm run dev की। npm run dev की कमांड आप जब ऐड करते हो ना, उसका ये मतलब है कि आपके सर्वर को आपने जो है ना डेवलपमेंट टाइम के ऊपर स्टार्ट कर दिया हुआ है। एंटर करो इस चीज को आकर, npm run dev, तो ये चेक कर लें हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। क्या क्या कह रहा है, स्टार्ट इज सर्वर ऑन इस पाथ के ऊपर, क्या है, लोकल होस्ट कॉलन 3000, इस पाथ के ऊपर क्या है, मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। अगर मैं आकर मेरे ब्राउजर में आऊं, मैं यहाँ पर मैं आता हूँ मेरे ब्राउजर में, और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट कॉलन 3000 और एंटर। तो ये आप लोग चेक करो कि बाय डिफॉल्ट जो है ना, मुझे मेरी नेक्स्ट जेएस ने कुछ ये एक तरह की ऐप बना कर दी हुई है। लाइव नहीं, ऑब्वियस है लोकल ही है ये।
मुझे मुझे क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट मेरी नेक्स्ट जैसे ही पूरी ऐप एक बना कर दी है। अब मेरे पास ये कोड है इसलिए मैं ये ऐप देख पा रहा हूँ यहाँ पर, आप नहीं देख पाओगे। भले ही आपने यहाँ पे लोकल होस्ट वाला 3000 किया, लोकल होस्ट का मतलब क्या है? लोकल होस्ट का मतलब ये कि सिर्फ़ लोकल चलेगी, यहाँ पर अगर जहाँ पर लाइक आपका कोड पड़ा है सिर्फ़ वहाँ पर चलेगा, उसके बाहर नहीं चलेगा। अगर मैं इसको लाइव डिप्लॉय कर दूँ उसके बाद आप इसको यूज़ कर देख सकते हो, अभी नहीं देख सकते हो। ठीक है? अब वापस से इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं हमारे पास, हम लोगों ने अपने फ़ोल्डर्स का बस स्ट्रक्चर देखा और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर हमारा कौन-सा है? पेजेस का। इसी में हमारी पूरी ऐप का फ़ोल्डर पड़ा हुआ होगा। अब मैंने आप लोगों को एक डिफरेंस बताया था एंगुलर जेएस का, व्यू जेएस का और रिएक्ट जेएस का। तीनों में क्या डिफरेंस है? मैंने आप लोगों से कहा था कि यार हमारा जो एंगुलर जेएस है वो भी सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकता है। हमारा जो व्यू जैसे वो भी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है और हमारा जो रिएक्ट जैसे वो भी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है। तो क्यों लोग रिएक्ट को रेकमेंड करते हैं और क्यों लोग व्यू या एंगुलर को रेकमेंड नहीं करते हैं, प्रेफर नहीं करते हैं, क्यों? क्वेश्चन तो ये है। आप इसको रेकमेंड इसलिए करोगे क्योंकि आप लोग अपने रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस, अब देखो अगर मैं रिएक्ट जेएस बात करूं उसका मतलब नेक्स्ट जेएस ही है, ठीक है? इसको हम लोग रेकमेंड इसलिए करेंगे क्योंकि आप लोग एक चीज नोटिस करो यहाँ पर आकर कि यहाँ पर आप लोगों को क्या चीज ये चीज दिख रही है? एचटीएमएल का कोड दिख रहा है आप लोगों को? कुछ एचटीएमएल का कोड लाइक हेड का टैग, फिर मेन का टैग, डिव का टैग, पैराग्राफ का टैग, एंकर टैग, डिफरेंट चीजें हैं। बट अगर आप लोग ऊपर देखो तो उसमें एक फंक्शन है होम के नाम से और वो हमें रिटर्न करवा रहा है हमारी पूरी एचटीएमएल। ऐसे ही है। तो फंक्शन जो एक चीज है वो तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, वो तो जेएस का पार्ट है ना। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जेएस और एचटीएमएल दोनों एक साथ मूव कर रही हैं, एक साथ चल रही हैं। सो ये है आपका एंगुलर और आपका व्यूजेस ये नहीं कर सकता। ये होता है इसके पास, इसको कहा जाता है आपकी JSX, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसको कहा जाता है। मतलब ये है कि आप लोग अपनी जेएस को और आप लोग अपनी एचटीएमएल को दोनों को एक साथ लिख सकते हो, बट एंगुलर और व्यूजेस आप लोग नहीं कर सकते, उसके लिए आप लोग को सेपरेट फाइल बनानी पड़ती है, फिर आप लिख सकते हो। सिर्फ ये इसका मेन डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तीनों ही सिंगल पेज एप्लीकेशन बना लेते हैं और तीनों में आपकी कंपोनेंट्स बेसिस पर काम हो जाता है, डिफरेंस में इनका बस। कह सकते हैं ऐसा भी, बिल्कुल ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो है ना हम लोग एक ही फाइल में एशियल और जेस दोनों एक साथ लिख रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं। और आप लोग एक और चीज देखो, लॉजिक्स हमारे लॉजिक भी दोनों के लग रहे हैं एक साथ रहकर। जैसे अगर आपको याद हो तो ये मेरा वो टेम्पलेट लिटरल नहीं चल रहा है यहाँ पर आकर, बैकटिक के अंदर मैंने डॉलर के साथ करली ब्रैकेट लगाई हुई है। हमने अपना टेम्पलेट लिटरल एक चीज देखी हुई है? नहीं देखी टेम्पलेट लिटरल? मैंने देखी हुई है। एग्जैक्टली बैकटिक हम लोग लगाते हैं और बैकटिक लगा के हम लोग डॉलर के साथ करली ब्रैकेट्स लगाते थे और उसके बाद हम लोग अपनी किसी भी वेरिएबल को डायनामिकली कॉल करवा रहे होते हैं। हमने ये चीज देखी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये लॉजिक, ये हमारा काम जेएस का है, लेकिन उसके बाद हम लोग नीचे जो है पैराग्राफ लगा रहे हैं, तो वो एचटीएमएल दोनों साथ साथ हैं। ये है आप लोग की जेएसएक्स को कहा जाता है। बिल्कुल ये रिकमेंडेड इस फॉर्म में है, इस सेंस में रिकमेंडेड है कि आपको मल्टीपल फाइल्स को रेंडर नहीं करना पड़ रहा होता। और ये आप लोग अपना लॉजिक गौर से देखो ना। अब देखो आप लोग जब अपने प्योर जेएस में वर्किंग कर रहे थे, मैंने आपको डॉम मैनिपुलेशन बताई थी, डॉम मैनिपुलेशन हमने देखी हुई है ना। अब वो क्या काम करती है कि आप अपने पहले किसी एचटीएमएल के एलिमेंट को टारगेट करो और उसके बाद आप उसमें कोई इवेंट ऐड कर सकते हो, उसमें कोई फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, उसमें चेंजिंग भी कर सकते हो अपने जेएस की बेसिस पर ही। ऐसे ही होता था। अब यहाँ पे आके कुछ वही काम है कि हमारा एक फंक्शन बना है, मतलब जावास्क्रिप्ट, ये हमारा जो लॉजिक लगा है जेएस का, और वो हमें रिटर्न क्या करवा रहा है, हमारी पूरी की पूरी एचटीएमएल हमें वो रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ पे आकर। सो ये लॉजिक कुछ वही है कि आप डॉम मैनिपुलेशन ही कर रहे हो यहाँ पे आके, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये निकल कर आता है कि इसमें रेक्ट जिसमें आपकी जो है ना वर्चुअल डॉम बन रही है। वर्चुअल डॉम और रियल डॉम, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है ये इंटरव्यू के हवाले से भी। वर्चुअल डॉम क्या होती है? वर्चुअल डॉम आपका क्या होता है कि आपका जो रियल डॉम है ना, मतलब आपका जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो आपका रियल डॉम होता है। रियल डॉम को चेंज करने में, अपडेट करने में आपको ज्यादा टाइम लगता है और वो स्लो कर देता है आपके पीसी को। वर्चुअल डॉम क्या करता है, आपके वो जो आपका ओरिजिनल कंटेंट था उसकी एक कॉपी बनाता है अपने पास, जो वर्चुअली होती है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है बट वो वर्चुअल होता है। उसको कंपाइल करके आप उसको अपडेट वगैरह करते हो और उसको अपडेट करना फास्ट होता है एज कम्पेयर टू रियल डॉम को चेंज करने में। तो ये हमारा एक तरह का वर्चुअल डॉम क्रिएट करवाता है हमारे। मैं आपको इसका बैकएंड का पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ।
फ्रंट पर आप लोग ये वर्चुअल डॉम रियल डॉम ये नहीं देखोगे, बट मैं आप पूरा उसका बैकएंड का प्रोसेस बता रहा हूँ कि होता क्या है इसमें। फ्रंट पर आप लोग सिर्फ ये चीजें देखोगे, क्या आपका एक फंक्शन है जो कि जेएस का पार्ट है, और वो रिटर्न क्या करवा रहा है, आपकी पूरी की पूरी एचटीएमएल को करवा रहा है। बस कुछ ये है आप लोग की जेएस इसको कहा जाता है। तो पूरे फोल्डर का आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आया, क्या काम कर रहा है। अब देखो मैं अपने इस नोड मॉड्यूल को वापस से डिलीट कर रहा हूँ, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब आप लोग देखोगे कि मेरे सामने मेरी ऐप नहीं चलेगी। मैं वापस आऊँ अब मेरे ब्राउजर में अगर, तो मेरे सामने मेरी ऐप नहीं चलेगी। देख लो क्या है, इंटरनल सर्वर एरर आ गया, नजर आ रहा है सब कुछ सर्वर का एरर। वो कह रहे हैं अब आपके पास नोड मॉड्यूल्स हैं ही नहीं, पड़े ही नहीं हुए हैं यहाँ पर। देखो नोड मॉड्यूल्स को मैंने आपको ये चीज बताया कि आप उसको डिलीट करके दोबारा वापस लेकर आ सकते हो npm install की कमांड ऐड करके, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि आपने उसको डिलीट कर दिया और आप उसको वापस ही नहीं लेकर आओ, क्योंकि उसी की बेसिस पर हमारी पूरी ऐप चल रही है। क्योंकि हमारे पास कुछ डिपेंडेंसीज के फोल्डर है उसमें रहकर, तो अगर आपके पास वो फोल्डर्स ही नहीं है तो आपकी ऐप कैसे चलेगी। अगर आप लोग को मैं ये अपना कोड देता हूँ ना, तो आप लोग क्या काम करोगे, अब पहले आकर अपने टर्मिनल में अपनी कमांड ऐड करोगे npm install की, ताकि आपके पहले वो आपके नोड मॉड्यूल्स आ जाए, उसके बाद आपकी कमांड ऐड करोगे npm run dev की, ताकि आपका सर्वर स्टार्ट हो जाए इसका। जब आप npm run dev कर लोगे उसके बाद क्या होगा, आप अपने ब्राउजर में आकर जो है लोकल स्कॉलर 3000 के ऊपर आ सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपका ये पोर्ट होता है 3000 का, इस पर आपकी पूरी ऐप चल रही होती है नेक्स्ट.js की। तो ये कर लिया मैंने। अब मैं आकर अगर इसको करता हूँ, इसको कैंसिल करो, नोड मॉड्यूल्स का मैं पूरा डिलीट कर अपना, और यहाँ पे आके जो है ना मैं इसको CLS कर रहा हूँ। दोबारा npm इंस्टॉल करते हैं, हमारे वो सारे नोड मॉड्यूल्स जो हैं वो वापस आ जाएंगे। भी आगे आ रहे हैं, पूरा इंस्टॉल होने दो इसको। थोड़ा सा टाइम ले लेता है अक्सर, ये इंटरनेट स्पीड के ऊपर बेस करता है, ये आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर बेस करता है, क्योंकि डायरेक्टली पैकेज सारे आपके इंटरनेट से ही आ रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए आपका नेट होना मस्ट है। हाँ, हाँ। उसके लिए भी आपको इंटरनेट चाहिए उसके लिए भी चाहिए, आपके बगैर इंटरनेट के वो भी नहीं चीज आने वाली आपके पास। भले आपको वो कमांड याद होगी एन पे क्रिएट नेक्स्ट ऐप, आप उसको एंटर करोगे और काम ही नहीं करेगी आपकी, आपको इंटरनेट चाहिए उसके लिए भी। कमांड्स को सॉल्व करने की जरूरत क्या है, कमांड्स आपको याद है ना, कमांड्स आप याद कर लो, लिख लो, उसका तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन ये आपकी नेट के साथ चलती है। और देखो ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, हम लोग इसको यूज ही बहुत ज्यादा करने वाले हैं। अब देखो वापस आ गया, CLS की कमांड कर, वो हमारे वापस टर्मिनल को क्लियर कर देगा। दोबारा npm run dev अगर मैं करता हूं तो क्या होगा, अब मेरा सर्वर चल जाएगा वापस कहां पे, 3000 के ऊपर जाकर, ये चल गया। अब वापस आओ आप लोग अपने ब्राउजर में और आप लोग आकर लिखो लोकल कॉलन 3000 और एंटर, तो अब आपकी वापस वही ऐप चल जाएगी, यहाँ पर चल जाएगी, अभी वो आ रही है। मतलब ये समझो कि अब आपको वो गो लाइव करने की जरूरत नहीं है, बस अब आपको एक कमांड ऐड करनी है npm run dev की, और फिर आपको यहाँ पे आके उसको सर्च करना है लोकल होस्ट वाले 3000 के ऊपर, आपकी पूरी ऐप आ रही है सामने आपके, डन हो गया। सो ये है हमारी बेसिक नेक्स्ट.js की ऐप, यही है और क्या है। नहीं पहले यही था, यही आया था यार, ये अपनी ऐप है हमारी। अब देखो मैं वही बात करूँ, ये इनिशियल ऐप है, इनिशियल ऐप है, हमें ऑब्वियसली ये तो चाहिए नहीं, हमें खुद की ऐप बनानी है। मैं सारा को नेक्स्ट ऐप में सब डिलीट करूंगा, खुद का बनाऊंगा सारा का सारा। अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि होता क्या क्या इसमें रहकर, अभी सिर्फ हम लोग ये चीज देख रहे हैं, और आपको ये चीज हो जाती है फिर आपके लिए अगली चीज मुश्किल नहीं होगी ना, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अब हमें अगर ये चीज समझ आ गई, अब मैं इस चीज को आकर एंड कर सकता हूँ यहाँ पर।